हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 शीत युद्ध का युग। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें शीत युद्ध का परिचय। तो शीत युद्ध के परिचय में शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर, जैसा कि पूरी दुनिया ने यह अनुभव किया है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं और दो महाशक्तियों, दो गुटों और दो व्यक्तियों के बीच एक दृढ़ संघर्ष था। ये विचारधाराएं थी, पहली विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। तो जो पहली विचारधारा थी पूंजीवादी, उसका नेतृत्व अमेरिका गुट करता था, जिसके पक्ष में जो प्रतिनिधित्व करते थे उनका नाम था जोसेफ स्टालिन, और दूसरा गुट जो था वो था सोवियत संघ, जिसकी ओर से प्रतिनिधित्व करते थे फोस्टर डसेल। तो इस प्रकार दो अलग अलग विचारधाराओं का ये युद्ध 1945 के बाद शुरू हुआ था, जिसमें एक विचारधारा के द्वारा संसदीय लोकतंत्र और दूसरी विचारधारा के द्वारा जनवादी लोकतंत्र, दोनों गुट अलग अलग अपने द्वारा प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें एक गुट के साथ नाटो संगठन कार्य करता था और दूसरे गुट के साथ वार्सा पैक्ट। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस था, इसमें दोनों व्यक्ति अपनी अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता। तो शीत युद्ध के बाद हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता। द्विध्रुवीयता की जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1939 से 1945 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही द्विध्रुवीयता का उदय हुआ। द्विध्रुवीयता से मतलब है कि जो पूरी दुनिया थी या जो पूरा विश्व था वो दो भागों में बंट चुका था, या हम कह सकते हैं कि दो महाशक्तियों में बंट चुका था, जिसमें यूरोप जो था, यूरोप में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक महाशक्ति थी जो उत्तरी अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी वो थी सोवियत संघ रूस। तो यूरोप महाद्वीप जो था वो दो भागों में बंट गया था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी में सोवियत संघ रूस। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना को गंभीरता से प्रभावित किया था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें पूरी दुनिया या पूरे विश्व को इस युद्ध ने प्रभावित किया था। जितने भी संपन्न देश थे, शक्तिशाली देश थे, सभी देशों को कहीं ना कहीं या किसी न किसी मात्रा में हानि पहुंची थी। तो युद्ध के पूर्व के सभी बड़े राष्ट्रों को युद्ध से अत्यधिक क्षति या हानि हुई, जिससे कई देश कमजोर हो गए, जिनमें जैसे फ्रांस था,
ब्रिटेन था। ऐसे कई देश थे जिनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। किस कारण हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो इसी कमजोरी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप में एक प्रकार राष्ट्र शून्यता की स्थिति पैदा हो चुकी थी। मतलब यूरोप महाद्वीप जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा भाग सोवियत संघ। तो इसी स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इनकी स्थिति कमजोर हो गई थी और दोनों ही शक्ति गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता स्थापित हुई और दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। जब दो महाशक्तियां का विभाजन हुआ, अलग अलग हुई, तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक शीत युद्ध होना शुरू हो गया। शीत युद्ध जो था वो अस्त्र या शस्त्रों के द्वारा नहीं लड़ा गया था। ये युद्ध केवल दो महाशक्तियों के बीच, दो गुटों के बीच और दो विचारधाराओं के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, इसमें यूरोप के पश्चिमी यूरोप के जो नेतृत्व करता था वो था अमेरिका और पूर्वी यूरोप का नेतृत्व करता जो था वो था सोवियत संघ, रूस। तो यूरोप जो था वो दो भागों में बट गया था, उत्तरी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो उत्तरी यूरोप का जो भाग था वो उत्तरी अमेरिका उसका प्रतिनिधित्व करता था और जो पूर्वी यूरोप था उसका नेतृत्व करता था सोवियत संघ। और दोनों गुट में या दोनों महाशक्तियों में दो व्यक्ति थे। अमेरिका की ओर से थे जोसेफ स्टालिन और सोवियत संघ रूस की ओर से थे फोस्टर डसेल। तो दोनों खेमों में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गठबंधनों के प्रति गठबंधनों का भी सहारा लिया। तो दोनों देश जो थे वो चाहते थे कि हम सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएं। अमेरिका चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बन जाऊं और सोवियत संघ रूस चाहता था कि मैं भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाऊं। तो दोनों के बीच इस प्रकार की प्रतिद्वंदिता होती रहती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवता की शुरुआत हुई और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवता की शुरुआत मानी जाती है। तो द्विध्रुवता की शुरुआत जो है 1945 के विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप का दो भागों में बट जाना या दो महाशक्तियों में बट जाना, अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये क्या था? द्विध्रुवीय था। तो इसका अभिप्राय होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के ध्रुव या खेमे बन जाना जिसका नेतृत्व एक एक बड़ी शक्ति करती थी। तो दोनों गुट क्या हुए थे? बन गए थे और दोनों गुटों में जो नेतृत्व करता थे वो एक एक व्यक्ति कर रहा था। उसके बाद पढ़ेंगे ध्रुव और ध्रुवीयता। तो ध्रुव और ध्रुवीयता, ध्रुव और ध्रुवीयता क्या है? तो द्विध्रुवीयता को समझना तभी आसान होगा जब हम ध्रुव और ध्रुवीयता दोनों को पढ़ेंगे। तो ध्रुव और ध्रुवीयता का अर्थ समझ लें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुव का आशय जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुव का जो आशय है वो महाशक्ति से लिया गया है।
और इसके आकलन का आधार मोटे तौर पर सैनिक शक्ति को माना जाता है। मतलब जिस खेमे में या जिस पक्ष में बड़ी महाशक्ति है और सैनिक शक्ति ज़्यादा है वो कहलाते हैं ध्रुव। ध्रुवीयता शब्द शक्ति के केंद्रों की स्थिति को व्यक्त करता है। मतलब इसमें और भी जो यूनियन है और जो अन्य देश हैं वो ध्रुवीयता में शामिल हो जाते हैं। रॉबर्ट ऑसगुड और रॉबर्ट टकर के विचार में शक्ति का केंद्र उसे माना जाता है जो शक्ति संतुलन की स्थिति में परिवर्तन लाने में सक्षम हो और अन्य शक्ति केंद्रों के खिलाफ अकेले ही युद्ध करने में सक्षम हो। मतलब इसके साथ और भी देश शामिल होकर के एक अकेला देश या अकेली एक महाशक्ति बन जाता है और युद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। तो द्विध्रुवीयता का अर्थ और स्वरूप पढ़ेंगे। तो द्विध्रुवीयता वाली या द्विध्रुवीयता व्यवस्था में दो प्रमुख शक्तियां प्रमुख कर्ता होती हैं या कार्य करती हैं। तो इन दोनों की क्षमताएं परस्पर लगभग एक जैसी होती हैं। क्षमताएं एक जैसी होती हैं या सैनिक शक्ति दोनों गुटों में बराबर होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये दोनों ही इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इस व्यवस्था का अन्य कोई राष्ट्र इतना मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों महाशक्तियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनके मुकाबले में कोई भी देश इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो यह दो प्रमुख शक्तियों और उनके खेमों की व्यवस्था है। ऐसी शक्तियां जो दूसरों को अपना विरोधी मानती हैं, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों की विचारधाराएं अलग अलग थी। एक महाशक्ति की विचारधारा थी पूंजीवादी और दूसरी महाशक्ति की विचारधारा थी साम्यवादी। तो दोनों एक दूसरे को कमजोर मानती थी। तो प्रत्येक को ऐसा लगता है कि दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए बाधा है या उनकी सुरक्षा के लिए वो बाधा पहुंचा सकता है। इस व्यवस्था में संघर्ष का आशय दोनों बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष से होता था। अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सबसे शक्तिशाली राष्ट्र सिद्ध करना मानता था और वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके विश्व में खुद के लिए सबसे शक्तिशाली बना रहा था। तो वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करते थे, एक प्रकार का संघर्ष करते थे कि हम जो हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र हैं। तो इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता चलती थी। वो अपने आप को यह सिद्ध करना चाहते हैं कि विश्व में हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई भी राष्ट्र नहीं है। उसके बाद आता है द्विध्रुवीयता के उदय के कारण। द्विध्रुवीयता के उदय के कारण। तो द्विध्रुवीयता के उदय के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में द्विध्रुवीयता के उदय के कारण निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है दो महाशक्तियों का उद्भव। दो महाशक्तियों का उदय। और उसके बाद है बड़ी शक्तियों की घटी संख्या। बड़ी शक्तियों की घटी संख्या। और तीसरा है राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता
राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना और चौथा कारण था परमाणु अस्त्र दौड़। तो द्विध्रुवीयता के उदय के चार कारण थे। दो महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की घटी संख्या और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना, परमाणु अस्त्र की दौड़। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो महाशक्तियों का उदय। तो द्विध्रुवीयता के कारण दो महाशक्तियों का उदय हुआ था 1945 के विश्व युद्ध के बाद। वो दो महाशक्तियां थीं अमेरिका और सोवियत संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में द्विध्रुवीयता का उदय प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में आए बदलाव तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दो महाशक्तियों का परिणाम था। तो शीत युद्ध के कारण दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ रूस। अमेरिका और रूस। तो इस प्रकार से दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। ये दोनों ही शक्तियां पूंजीवादी और साम्यवादी की दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी और सोवियत संघ रूस जो था वो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके बाद है दूसरा, बड़ी शक्तियों की घटी संख्या। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और भी कई बड़ी शक्तियां थीं, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके उपरांत कई जो बड़े शक्ति देश थे या शक्तिशाली देश थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हानियां हुई, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में बड़ी शक्तियों की संख्या में कमी आई। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे और मित्र राष्ट्र भी विजयी तो हुए, परंतु उनको भी पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी थी। जो महाशक्तियों के साथ थे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो राष्ट्र महाशक्तियों के साथ नहीं थे उनको ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 7 बड़ी शक्तियां थीं, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल 2 महाशक्तियां ही रह गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला था। इस समय 7 महाशक्तियां थीं। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जो और महाशक्तियां थीं उनकी स्थिति कमजोर हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 2 ही महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत संघ। उसके बाद आता है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना। तो पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला देश सोवियत संघ के मध्य प्रभाव क्षेत्र बढ़ने की प्रतिस्पर्धा ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इसके मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से तथा सोवियत संघ ने
कॉमेकॉन के माध्यम से राष्ट्रों की आर्थिक सहायता की पेशकश की। अमेरिका खेमे में जितने भी देश थे तो उन खेमों की मदद जो है अमेरिका ने की थी और रूस ने अपने खेमों देशों की मदद की थी। उसके बाद आता है परमाणु, 14 पॉइंट, परमाणु अस्त्र दौड़। तो सोवियत संघ की परमाणु क्षमता प्रकाश में आने के कारण ही परमाणु अस्त्र की दौड़ की शुरुआत हुई। इससे भी विश्व व्यवस्था के द्विध्रुवीय विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई और इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने की दीर्घकालीन नीति का श्रीगणेश किया या उसकी शुरुआत की, जबकि इसके समानांतर सोवियत संघ ने साम्यवाद को अधिक से अधिक प्रसारित करने की नीति की शुरुआत की। तो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर और द्वितीय विश्व या द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या थी? तो द्विध्रुवीय जो व्यवस्था थी उसको हम देखेंगे क्या थी द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में हम देखेंगे ये द्विध्रुवीय व्यवस्था है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, 1945 के बाद। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में ये मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा विश्व है, वर्ल्ड है। तो इसमें दो शक्तियों का विभाजन हो गया था या दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक तरफ थी महाशक्ति अमेरिका, दूसरी ओर थी महाशक्ति सोवियत संघ। इस प्रकार विश्व व्यवस्था में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो कुछ देश जो थे वो अमेरिका के साथ थे और कुछ देश थे वो सोवियत संघ रूस के साथ थे। ये छोटे राष्ट्र हैं जो अमेरिका गुट के साथ थे। ये हैं छोटे राष्ट्र जो महाशक्ति सोवियत संघ के साथ थे। तो इस प्रकार दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि हमें अगर बड़ी से बड़ी महाशक्ति बनना है तो हमारे पक्ष में विश्व के कई देशों का समर्थन होना चाहिए। वहीं सोवियत संघ रूस चाहता था कि जो विश्व के देश हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो इसमें अमेरिका खेमे के जो सदस्य राष्ट्र हैं जो अमेरिका के साथ थे वो ये हैं सोवियत संघ रूस के सदस्य राष्ट्र। जो सोवियत संघ के साथ थे। तो इस प्रकार अमेरिका के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जैसे नाटो और अन्य सुरक्षा संगठन, और सोवियत संघ के साथ था वार्शा गठबंधन। इस प्रकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन सोवियत संघ के साथ थे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ थे। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं तक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कल